हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रिपरेशन टेक्निक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बना के देखा था अलग अलग तरीकों से। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, चूंकि हमारे 2 लेक्चर्स हो गए तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो एक है ना एपीएमटी 2000 का क्वेश्चन लेते हैं। एपीएमटी 2000 में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एपीएमटी 2000 में आया था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल था। क्वेश्चन कह रहा था कि आपका जो बेंजोइक एसिड है ना, हमारे पास है क्या बेंजोइक एसिड, हमको बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा था कि बेंजोइक एसिड को है ना किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएं कि वो इथाइल बेंजोएट बन जाए। क्या बन जाए आपका? इथाइल बेंजोएट। यानी कि हमको बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है? इथाइल बेंजोएट बनाना है। क्या बनाना है आपको? इथाइल बेंजोएट बनाना है, C2H5 बनाना है। यानी सीधी सी बात है, ये आपका एसिड से क्या कह रहा है? एसिड से किसमें बदलने को कह रहा है? आपका एस्टर में बदलने को कह रहा है, ठीक है। तो किस कंपाउंड से रिएक्शन करवाएं? आपको पता है कि अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास एक एसिड है ना, इसको थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। एसिड का आपको कन्वर्ट करना है क्या? एस्टर में कन्वर्ट करना है, इथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? इथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करना है। एस्टर देखते ही जैसे ही आपने एस्टर बनाया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस एस्टर में एसिड का पार्ट कौन सा है? ये वाला। और एसिड का पार्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वाला है आपका एसिड। पूछ रहा है इसमें किस कंपाउंड से रिएक्ट करवाएं। और जान तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, केवल एक ही अल्कोहल दिया हुआ था। तो वैसे भी हमको पता है कि एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन के साथ ये बन जाता है। लेकिन अगर जो है हमको एग्जैक्ट कंपाउंड चाहिए तो क्या है? ये आपका अल्कोहल वाला पार्ट है। ये आपका कौन सा वाला पार्ट है? पार्ट ऑफ अल्कोहल। लास्ट क्लास में यहीं पे खत्म किया था हमने। ये आपका क्या? पार्ट ऑफ अल्कोहल है। यानी कि किस कंपाउंड से रिएक्शन करवाना पड़ेगा? इथाइल अल्कोहल से, यानी कि इथेनॉल से। द करेक्ट आंसर विल बी इथेनॉल, C2H5OH। इससे आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। अच्छा, मान लो कि अगर इसी को हम है ना क्या करना चाहें, इसी को हम चाहते हैं कि हम रिड्यूस कर दें, किससे? LiLH4 से। तो LiLH4 से जब रिड्यूस करोगे तो आपके पास ये है पार्ट ऑफ एसिड और ये पार्ट ऑफ अल्कोहल। दोनों रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। दोनों ही रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। तो पार्ट ऑफ एसिड जब आपका क्या है? ये वाला है, इससे अल्कोहल बनेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान रखना, एक ही कार्बन है, तो यहां पर आएगा CH2OH। और अगर ये नहीं पूछा था, ये नहीं पूछा था, याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था। सिर्फ इतना पार्ट था उसका कि आप बेंजोइक एसिड को कैसे कन्वर्ट करोगे, किस कंपाउंड के रिएक्शन के साथ इसमें कन्वर्ट करोगे। लेकिन मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि आपका एस्टर है। एस्टर में एक आपका एसिड का पार्ट है ये वाला, और दूसरा पार्ट आपका अल्कोहल वाला है। एक एसिड का पार्ट, दूसरा पार्ट आपका अल्कोहल वाला। तो जो एसिड का पार्ट है, अगर उससे आप LiLH4 से LAH से रिएक्शन कराओगे एसिड वाले पार्ट का, तो एसिड वाला पार्ट भी आपके अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। यहां पे आएगा CH2OH, और अल्कोहल वाला पार्ट तो ऑलरेडी अल्कोहल है लेकिन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा C2H5OH। तो ये एस्टर से आपका फिर से अल्कोहल निकालने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते, इसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से क्या होता है? वही होता है। देखो, जब हमने इसको रिड्यूस कराया, रिड्यूस जब कराया तो एसिड वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया। सॉरी, रिड्यूस जब कराया, जब हमने रिड्यूस कराया तो एसिड वाला पार्ट क्या हुआ? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एक अल्कोहल इधर, और अल्कोहल वाला पार्ट तो ऑलरेडी अल्कोहल है। यानी कि जब हम जो है एस्टर को रिड्यूस करा रहे हैं, जब हम एस्टर को रिड्यूस करा रहे हैं, है ना, हमने क्या किया? एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से किया। एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से करा, एस्टर बना। अगर हम उसको रिड्यूस करा रहे हैं, हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है कि ये हमारा किसका पार्ट है? ये एसिड का पार्ट है, ये भी रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा। ये हमारा अल्कोहल का पार्ट है, ये भी रिड्यूस होकर क्या करेगा? अल्कोहल बनाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है, राइट। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बहुत सिंपल है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस से फिर से हमें वही कंपाउंड मिल जाता है। हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। एसिड वाला पार्ट एसिड में और अल्कोहल वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे हमने कल खूब सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आसान है काफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका
AIPMT 1996 में आई गेस, है ना, ईयर इधर उधर हो सकता है। क्या क्वेश्चन था, सीरीज ऑफ रिएक्शन पूछी थी आपसे, पूछा था एक कंपाउंड है CH3 COOH, इसका रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से करवाएंगे, ये रिएक्शन ऑलरेडी बताई गई है आपको, है ना। यहाँ पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवाया था CaOH का ट्वाइस, था क्या, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, सिंपल है, आपका एक एसिड है, और ये आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है। याद करने को इसको, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये बेसिक सॉल्ट है, इसमें जो कैटायन है उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम ठीक से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा तब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो Ca2+ है, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है ना, और कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। कौन सा हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और एनायनिक वाले हाइड्रोलिसिस आपके कौन सा होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। और अगर इसको और सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है, तो सोच के देखो ये किसका सॉल्ट है, ये सॉल्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और H2CO3 का सॉल्ट है ना। दो तरीका इसको समझने का, एक तो हाइड्रोलिसिस वाले समझ सकते हैं कि ये सॉल्ट किस नेचर का है ना, ये आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, बड़ी बढ़िया से ढंग से इसको बताया था मैंने, जिस बैच को मैंने आयनिक पढ़ाया था, बताया था कि यहाँ पे जो आपका कैल्शियम है Ca2+ है ना, वो जो है हाइड्रोलाइज नहीं होगा, है ना, Ca2+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कार्बोनेट का होगा, CO3- का होगा, ठीक है, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो नेचर ऑफ दिस सॉल्ट विल बी बेसिक। एक दूसरा तरीका बहुत सिंपल है ना, सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि हम देख ले वो किसका सॉल्ट है, वो सॉल्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और H2CO3 का, है ना, सॉल्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और H2CO3 का, राइट। यहां पर जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट आपका बेसिक नेचर का ही होगा, तो जाहिर सी बात है बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, क्या बन जाएगा आपका CH3 C O, यहां पे आपका कैल्शियम, यहां पे आपका कैल्शियम, इस तरह कंपाउंड बनेगा। फिर इसको बोला हमने हीट किया, फिर हमने क्या किया, इसको हीट किया। जब इसको हीट करते मैंने आपको क्या बताया था टेक्निक, सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट इससे बाहर कर लेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां से बाहर कर लेंगे, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट यहां से हम बाहर करेंगे तो कैसा दिखेगा, याद आ रहा है ढंग से। कीटोन्स के प्रिपरेशन में बताया था आपको, कीटोन्स और एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में बताया था, ये तरीका आपको याद होना चाहिए आपको ढंग से। तो यहां से CH CO3 बाहर निकलेगा, तो कंपाउंड फर्दर दिखेगा कैसे, CH3 C O और यहां आएगा आपका CH3, यानी आपका बन जाएगा एसीटोन। क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन बन जाएगा, राइट, एसीटोन बन जाएगा। अब एसीटोन का रिएक्शन, अगर एसीटोन का हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करवा दें, I2+ NaOH ले लें, I2+ NaOH ले लें, या इसका रिएक्शन हम NaOI से करा दें, ठीक है, बात वही आपका, ठीक है, दोनों में से किसी से करवा दें, तो आपका क्या होता था, यहां पे आपका बनता था आयोडोफॉर्म, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता था, ये ऑक्सीडाइज होकर आपका बनाता था CH3 COO- याद करने की कोशिश करो, आयोडोफॉर्म टेस्ट प्लस CHI3, क्या बनाता था आपका CHI3, ये होता था आपका आयोडोफॉर्म, क्या होता था आपका आयोडोफॉर्म, जो कि क्या आपका येलो कलर का सॉलिड है, आयोडोफॉर्म जो कि क्या आपका येलो कलर का सॉलिड है, ठीक है, और ये बन जाता था। यहां पे आपका एसिड क्यों नहीं बन रहा, CH3 COOH क्यों नहीं बन रहा, क्यों आपका COO- ही रह जा रहा है, क्योंकि मीडियम क्या आपका बेसिक है, क्या आपका मीडियम बेसिक है। अगर यहां CH3 COOH बनेगा तो ये बेस जो है यहां से एसिड है ना H+ उड़ा ले जाएगा, तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, तो ये काफी आसान, आपको ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर। आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको ढंग से याद होना चाहिए यार, याद नहीं है तो रिवाइज करिए, अभी एल्डिहाइड कीटोन में ही पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था इसको, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे एसिड्स बनाने का और मेथड, बेंजोइक एसिड बनाने का मेथड देख रहे हैं, बहुत ही फेमस है, इसको बहुत दिन से टालते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपका कोई कंपाउंड, नेक्स्ट है आपका, है ना, बेंजोइक एसिड बनाने का मेथड है, कह रहा है अगर आपका कोई कंपाउंड, ध्यान देंगे थोड़ा, इस तरह का एक बेंजीन है आपका, उसके ऊपर कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर कार्बन है, इस कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन के ऊपर अगर एक भी हाइड्रोजन जुड़ा है, बेंजीन के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड मतलब बेंजीन के जस्ट बाद अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो क्या होता है,
वो आपका एल्कलाइन के MnO4 में, एल्कलाइन के MnO4 आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके प्रेजेंस में डायरेक्टली आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात करो इसके मैकेनिज्म की कि ये कैसे होता है, ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म अभी भी टिल डेट रिसर्च में है कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ होगा, क्या मतलब इसमें किस तरह का टाइम हुआ। बहुत सारे लोग का मानना है कि इनिशियल स्टेप्स में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। मतलब अभी तक आप मतलब अगर देखो, है ना, बहुत सारे मतलब रिसर्च पेपर वगैरह में बहुत सारी चीज, मतलब आप अगर रिसर्च पेपर वगैरह देखो, है ना, बहुत सारे आप ना साइंस की साइट्स वगैरह पे जाओगे तो उसमें जो आपके रिएक्शन है उसके जो स्टार्टिंग स्टेप्स है ना, अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेप्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। वो ये है कि स्टार्टिंग स्टेप्स इसका फ्री रेडिकल इन्वॉल्व करता है, लेकिन स्टिल अभी भी हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन होता कैसे, है ना, ठीक है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक प्रपोज नहीं हुआ किसी भी अच्छी बुक में या किसी भी, वैसे आपको रैंडम तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड, है ना, ऑथर है स्टैंडर्ड वर्जन जो ऑर्गेनिक का है इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक नहीं बताया। मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग स्टेज में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, बट स्टिल हमको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। बस ये अभी तक हमको पता है कि अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका COOH हो जाएगा। हमें कभी भी अर्जी फर्जी सोर्स से ना मैकेनिज्म नहीं छापना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म जो होता है, मतलब वो तो सही बात है कि एक रिएक्शन के बहुत सारे पॉसिबल, तो मैकेनिज्म क्या है किसी को एग्जैक्टली नहीं मालूम होता है कि ये ऐसे ही हुआ। जैसे मैं कहता हूँ कि कार्बोकेटायन ने यहाँ अटैक किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, तो वो चीजें आती कैसे हैं, वो चीजें आती हैं कि हम रिएक्शन देखते हैं, उसमें देखते हैं कितना टाइम लगा, कुछ कलर ऑब्जर्व हुआ, ये सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, पहले कार्बोकेटायन ने अटैक किया होगा तो इतना टाइम लगा होगा, ये सारी चीजें। तो एक रिएक्शन के बताने के कई बार और भी अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैकेनिज्म हमें हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही समझना चाहिए। तो कभी किसी भी ऑथेंटिक बुक में इसके भी मैकेनिज्म ढंग से नहीं बताई गई है, तो आप इसके लिए चिंता ही मत करें। आप बस इतना देखें कि अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे चेन कितना भी बड़ा हो ये आपका COOH बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका इथाइल, कुछ भी दिया हो अपने आप में, बस अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सेम आप लोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल्कलाइन KMnO4 को कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है KMnO4 NaOH या KOH, तो उससे घबराना नहीं है आपको, तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका मैकेनिज्म आपको मिलेगा नहीं कहीं, मतलब है ना, इसका मैकेनिज्म आपको मिल सकता है बट वो मैकेनिज्म सही नहीं है अभी तक, मतलब इतना कुछ ऑथेंटिक उस बारे में आया नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर परेशान ना हो, ना ही इधर उधर से मतलब कहीं से कॉपी करने की कोशिश करें, राइट, क्योंकि ऑथेंटिक मैकेनिज्म नहीं है, राइट। चलिए तो ये है आपका, ठीक है। अगर देखिए नेक्स्ट, अगर आप इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो इस कंपाउंड में कहीं भी, है ना, इसको देखो चाहे आप इसको देखो चाहे आप इसको देखो, है ना, तीनों को आप ऑब्जर्व करो तो अल्फा हाइड्रोजन आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना, मतलब इसके जस्ट बाद कार्बन जो है ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आप इसका सेम रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, कुछ रिएक्शंस आप कंप्लीट करो। तो सारे केस में आपका क्या होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। आप इन सारे रिएक्शंस को करिए, ठीक है। यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, डेफिनेटली प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका COOH में। यहां भी प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, देखिए अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यहां भी आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है
तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये काफी आसान सी रिएक्शन है जो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में पता होगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 2010 में आईपीएमटी सीपीएमटी 2010 में जो भी था आपका सीबीएसई आईपीएमटी 2010 में क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, पहले आपको दिया हुआ था इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ था CH2 CH3, ये 2010 का क्वेश्चन है आपका, 2010 का क्वेश्चन है, आईपीएमटी 2010 में आया हुआ है। ठीक है, देखेंगे इसका रिएक्शन आपने करवाया था एल्कलाइन KMnO4 से, एल्कलाइन KMnO4 KMnO4 ऑब्लिक KOH भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ हो सकता है। इसके साथ रिएक्शन हुआ, आपका बना COOH। क्या बना आपका COOH, ये पूछा था आपका A है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन, अब ध्यान दें है ना, वैसे तो आगे इस बारे में पढ़ाऊंगा, आपको इस बारे में पढ़ाऊंगा कि कौन सा डायरेक्टिंग है, आपको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बताया भी था थोड़ा बहुत मैं आपको ये बात। ठीक है, कि आपका COOH क्या है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, आपका -M ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है आपका, -M ग्रुप है, ये ग्रुप आपका -M है। ठीक है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा अपनी तरफ, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा। अगर ये -M ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, -M ग्रुप है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बॉन्ड जो है रिंग से अपनी तरफ खींच रहा है, क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये अपनी तरफ रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो रिंग को क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, है ना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, इस चीज को आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी आगे। लेकिन देखें इसको, आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था, इसको इस तरफ देख लें ढंग से कि आपका COOH है, ये आपका क्या -M ग्रुप है, ये वाला क्या आपका -M ग्रुप है, इसको नोट करते जाएंगे, ये आपका -M ग्रुप है, ये यहां से आपके इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इस तरफ लेगा इलेक्ट्रॉन, तो रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, यानी कि ये -M ग्रुप है और क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये रिंग की जो है रिएक्टिविटी घटा रहा है ना, रिंग की रिएक्टिविटी घटा रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो कभी भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो अगर आपका +M ग्रुप लगा है, ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिंग के है ना रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो रिंग की रिएक्टिविटी को घटाते हैं। तो अगर बात करें कि इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होगी या ज्यादा, तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होगी, क्योंकि जो ग्रुप लगा हुआ -M है। अगर यहाँ +M लगा होता तो उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती, है ना, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और आल्सो मेटा डायरेक्टिंग है, क्या आपके मेटा डायरेक्टिंग, इसको यही नोट कर लो, आगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। मेटा डायरेक्टिंग है, यानी कि अगर इस पे हैलोजिनेशन या कुछ ऐसा कराएंगे तो कहां आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। ये आप थ्योरी अलग से नोट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, यहां पे दिया था आपका Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या FeCl3 दिया था। आई गेस क्वेश्चन में तो FeCl3 था, लेकिन आप कुछ भी ले लें चलेगा। ठीक है, आपको क्या होता है, ब्रोमिनेशन होना है, यहाँ पे क्या होना है आपका, ब्रोमिनेशन होना है। क्या होना है आपका, ब्रोमिनेशन होना है, और ब्रोमिनेशन होगा तो किस पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। कहां होगा आपका, मेटा पोजीशन पे होगा, और मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा तो ब्रोमीन यहां आ जाएगा एग्जैक्टली, और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आएगा आपका OH। ठीक है, फिर इसका रिएक्शन दिया था आगे किससे होगा, इसका रिएक्शन आगे करवाया था C2H5OH से करवाया था। किससे करवाया था, C2H5OH से करवाया था। सीधी सी बात है, यहां पे आपके पास एसिड है, एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है आपका, अल्कोहल के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है आपका, अल्कोहल के साथ हो रहा है, यानी होने वाला आपका एस्टरिफिकेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, एस्टरिफिकेशन होने वाला है ना। तो अल्कोहल से आप पार्ट यहां लोगे, एसिड वाला पार्ट आप यहां लोगे, ऐड कर दोगे आप, एज इट इज ऐसा आएगा, यहां पे आएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा OC2H5, यहां पे आएगा आपका Br, ये कंपाउंड आ जाएगा, आपका B आ जाएगा और आपका C आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में पूछा है, मैं पूछ रहा हूं, मतलब कहीं पूछा नहीं था, मैं पूछ रहा हूं कि ये कंपाउंड लिया, हमने थोड़ा सोचने की कोशिश करना। एक कंपाउंड है हमारे पास CH3COCl, एक कंपाउंड हमारे पास CH3COCl, इसी से हमसे सिर्फ इसी कंपाउंड का यूज करके, और मतलब सिर्फ इसी कंपाउंड का मतलब कार्बन से रिलेटेड इसी कंपाउंड का यूज करके, कार्बन के इसी कंपाउंड का यूज करके, मतलब कार्बन के लिए आपको दूसरा कंपाउंड नहीं लेना है, कार्बन के लिए आप दूसरा चेन नहीं ले सकते, सिर्फ इसी का यूज करके आपको ये बनाना है। मैंने कहा आपको ये बनाना है, थोड़ा अच्छे से सोचना कैसे बन सकता है, केवल इसी का यूज करके, है ना।
थोड़ा सोचो कैसे बन सकता है ना। आपको एक हिंट दे देता हूं, किसी तरह इससे बेंजीन बनाने के पहले तो बेंजीन बनाने की कोशिश करो, फिर आगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इससे आप बेंजीन कैसे बना सकते हो? हमको एक चीज पता है कि अगर हम इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराएं, इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराएं, आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है रिएक्शन, इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करें तो आपका बेंजीन बन जाता है। फिर हम आगे की कहानी बाद में देखेंगे, पहले बेंजीन तो बना लेते हैं। तो यहां से इथाइन बनाना है, तो चलो देख लेते हैं यहां से इथाइन बनेगा कैसे। CH3COCl है हमारे पास, CH3COCl है, इसका रिएक्शन आप करा दो, है ना, H2PDBSO4, H2PDBSO4 रोजेनमंड रिएक्शन, RCOCl को रोजेनमंड रिएक्शन रिडक्शन होगा आपका, किसमें कन्वर्ट कर देता है आपका, CH3CHO में कन्वर्ट कर देता है, राइट, याद आ रहा आपका। H2PDBSO4 CH3COCl को किसमें कन्वर्ट करता है आपका, इसमें कन्वर्ट कर देता है, CH3COCl को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है, राइट। चलो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आप इसको रिड्यूस कराओ, है ना, आप इसको रिड्यूस करा LiLH4 से, किसमें रिड्यूस होगा आपका, अगर आप इसको रिड्यूस करा तो LiLH4 का यूज करके तो होगा आपका CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप सीधे यहीं पे आप चाहे तो LiLH4 का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां पे LiLH4 का यूज करोगे, है ना, तो एसिड क्लोराइड आपका एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, आपके एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, राइट, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, आपका एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इस एल्कोहल को हम डिहाइड्रेशन करवा दें, प्लस और हीट करवा दें, इथाइल अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन करवाओगे क्या मिलेगा आपको, इथीन मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, इथीन मिलेगा। रिएक्शंस रिपीट करिए भाई, है ना, रिवाइज करते रहिए, रिएक्शन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या मिल गया, इथीन मिल गया। अब आगे का मुझे लगता है आपके लिए बहुत आसान है, कई बार करवा चुके हैं इसको। तो इसका डिहाइड्रेशन के बाद क्या मिला आपको, इथीन मिला। इथीन के बाद आप क्या करोगे, Br2CCl4 से करवा दो, किससे करवा दो आप, Br2CCl4 से। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH2 और आपका आएगा यहाँ पे Br और यहाँ पे आएगा आपका Br, राइट। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया CH2Br। ये स्क्रीन के अंदर है क्या, स्क्रीन के अंदर है और बहुत ज्यादा अंदर है, नो इश्यूज। चलो तो ये जो है इसका आप पहले करा दो एल्कोहलिक KOH से, किससे करा दो आप, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH और बाद में कराओ NaNH2 से, किससे कराओ, NaNH2 से कराओगे, एल्कोहलिक KOH फिर NaNH2। एल्कोहलिक KOH बेवड़ा KOH क्या करवाता है, बेवड़ा KOH करवाता है आपका एलिमिनेशन, क्या करवाता है आपका, एलिमिनेशन, है ना। उसके बाद NaNH2 भी एक बेस है जो आपका एलिमिनेशन करवाता है, 2 बार एलिमिनेशन होकर यहां बनेगा इथाइन, ठीक है। और इथाइन का आप करवाओगे क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, क्या कराओगे आप, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता कैसे है, पॉलीमराइजेशन आप लेते हो रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब लेते हो या आयरन ट्यूब लेते हो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो या दोनों में से कोई ले सकते हो, कॉपर लो या फेरस ट्यूब लो, ठीक है। रेड हॉट कॉपर ट्यूब या फेरस ट्यूब, आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन मिल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। आपको पता है कि आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, यानी एक कार्बन और चाहिए आपको, बेंजीन बनाने से काम नहीं चलेगा, बेंजीन बनाने के बाद आपको बेंजोइक एसिड अगर बनाना है, ठीक है, तो आपको एक कार्बन और चाहिए, ठीक है। तो कार्बन को बढ़ाना है, यानी कि हमको इसी का यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले कंडीशन दिया था केवल एक कंपाउंड यूज होना चाहिए। चलो कार्बन वाला, तो आपने ले लिया यहाँ पे CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ आपका एनहाइड्रस AlCl3 लिया, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, यहां पे आएगा आपका CO और यहां पे आएगा आपका CH3, है ना, यहां पे आएगा आपका CO, यहां पे आएगा CH3। आपको पता है क्या है, कीटोन है, और कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन बहुत, अगर आप हाई टेम्परेचर वगैरह दे दोगे, अगर इसको आप हॉट KMnO4 दे दो, बिल्कुल हाई टेम्परेचर दोगे, तब तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन आमतौर पे हम ऐसा तरीका यूज नहीं करते हैं कभी भी, जो बहुत ज्यादा क्या हो, विगरस कंडीशन में हो, तो हम इसका क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन करवा देंगे, क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन करवा देंगे, वुल्फ किस्नर करवा देंगे। मैं यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन करवा रहा हूँ, ZnHgHCl, ZnHgHCl क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को आपको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, राइट, रिडक्शन होगा ZnHgHCl। हम चाहें तो वुल्फ किस्नर भी यूज कर सकते हैं, तो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका कन्वर्ट होगा आपका CH2CH3 में, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा।
है ना। फिर हम इसको इस तरह बना लेते हैं, रुकिए इस कंपाउंड को हम इधर बना लेते हैं। हमारे पास आया CH2 CH3, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराइए और COOH मिल जाएगा, राइट। तो ये आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यार आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि यहां से आप ये बनाओ, ठीक है। लेकिन मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन क्यों देता हूं जिससे आपको बार बार रिएक्शन रिपीट हो और आपको याद हो जाए, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है रिएक्शंस वगैरह याद करने, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये नेक्स्ट है हमारा SN2TH रिएक्शन। आपको पहले बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब आपको पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ाई थी, तो आपको बोला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत तरह के रिएक्शन देता है। पहला आपका एसिड बेस रिएक्शन देता है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, तीसरा आपका SN2 रिएक्शन देता है, और चौथा आपका SN2TH रिएक्शन देता है। जिसमें से हमने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लिया, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लिया, और हमने पढ़ा है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और हमने SN2 भी पढ़ लिया। केवल हमारा SN2TH बचा हुआ है, तो उसको हम देखते जा रहे हैं। तब तक मैं H2O ले लेता हूं। हाँ, हाइड्रोलिसिस नहीं, चलो हाइड्रेशन बेसिकली। चलो देखिए ध्यान से देखना है यहाँ पे कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपका SN2TH, SN2TH या इसे SNA भी कहते हैं, SNA भी कहते हैं। नाम आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं, डोंट वरी, दोनों का आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि इस रिएक्शन का नाम SN2TH और SNA क्यों है, ठीक है। यार देखो इतने सारे मैकेनिज्म है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतने सारे रिएजेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बहुत है, राइट। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको भूलेगा, है ना। भूलना गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम स्टूडेंट थे, मतलब हमारे क्लास में बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिनको रिएक्शंस याद नहीं होती थी, टाइम हो लगता था। हमको तरीके तो पूरे बता रहे हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें खुद भूल जाता था पहले कि मतलब क्या हुआ था, मतलब रिपीट करना पड़ता था, बहुत ऑब्वियस है ना। भूलना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन आप जो है बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो हम देखने वाले SN2TH या SNA, तो नाम में SN है, तो पहले SN की बात कर लेते हैं क्योंकि SN की नॉलेज आपको बढ़िया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब फिर से एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, एक रिएक्शन, एक हमारे पास कंपाउंड है RCOLG टाइप का, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अगर इस लिविंग ग्रुप को हटा के, ध्यान देना, एक न्यूक्लियोफाइल लगा दे, ठीक है। यहां पे आ जाए आपका RCO, यहां पे आ जाए आपका न्यूक्लियोफाइल, और Lg नेगेटिव आपका अलग हो जाए, लिविंग ग्रुप निकल गया यहां से, है ना। तो हुआ क्या आपका, यहां से अगर लिविंग ग्रुप निकल जाए, थोड़ा समझना ध्यान से, यहां से अगर लिविंग ग्रुप निकल गया और न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहां से किसी को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। यही तो हम उसमें भी कर रहे थे, याद करने की कोशिश करो, है ना। जब हम SN1 SN2 पढ़ रहे थे वहां भी तो ऐसे ही था, आप इस तरह कुछ लेते थे RCl और एक न्यूक्लियोफाइल लेते थे, आपका RNU बन जाता था, RNU बन जाता था और Cl माइनस हो जाता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही तो था, वहां पर हमने SN1 SN2 पढ़ा था, यहां हम पढ़ेंगे SN2TH। ये होता क्या है इसको मैं ढंग से समझाता हूं। तो ये इस तरह का होगा। अभी होता कैसा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत इजी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखते हैं, इस मैकेनिज्म को समझने से पहले हम उस चीज पे आते हैं, ठीक है, कि ऐसा हमने पहले एक बार और पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो सिंपल हम एक कीटोन ले लें अगर, CH3 CO CH3, तो बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। ये चीज अलग से ना बुक्स वगैरह में लिखी नहीं है, लेकिन चूंकि आपको क्लियर विजन हो, है ना, क्लियरली पता चल जाए कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, इसकी वजह से मैं आपको ये वाला एग्जांपल भी ले रहा हूं। अच्छे से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक न्यूक्लियोफाइल हमने यहां लिया, सपोज यहां पे हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया CH3 लिया, ठीक है, या दूसरा ले लेते हैं, यहां पे CH3 यहां पे CH3, यहां हम सिंपल न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। इसको देख के इसको लालच आएगी, बॉन्ड बनाने की इच्छा जागृत होगी, ये इधर आएगा। ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे आएगा आपका CH3, यहाँ पे आएगा CO-, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, इसके पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है ना ये तो, RCO, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है ना, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल। ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत इजी है ना। इसके ऊपर स्लाइटली आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे आया। ठीक है, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड आपका इधर गया। ठीक है, ये हुआ आपका RCO- Lg और यहाँ पे आया आपका न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, कि चूंकि है ना, चूंकि यहाँ पे क्या है कि अगर ये बॉन्ड वापस आना चाहे, अगर ये बॉन्ड वापस आना चाहे, थोड़ा सही से समझेंगे, ये बॉन्ड आना चाहे वापस तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। इन दोनों में आपका कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, ना ही ये निकलेगा आसानी से, ना ही ये निकलेगा। अगर ये निकलेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर से वही कंपाउंड आएगा। तो जब भी आप याद करने की कोशिश करो, एल्डिहाइड कीटोन में हम क्या करते थे, एल्डिहाइड कीटोन में ये न्यूक्लियोफाइल यहां आया, इसके ऊपर अटैक किया, बॉन्ड इधर गया, तो ऐसा बना। ठीक है, तो इस बॉन्ड के वापस आने का कोई चांस नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन के वापस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहां से लीक कोई नहीं करेगा। अगर ये बॉन्ड वापस आना चाहे, ये इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहे, तो देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक करना पड़ेगा कोई ना कोई, यानी किसी को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में जाना पड़ेगा, और इनमें से कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना, दोनों ही क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, है ना। तो होता क्या है आपका, तो ये सॉल्यूशन से H+ लेके ऐसा बना लेता है। अगर आपने देखा, ऑब्जर्व किया हो, CH3 COH CH3 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो ये क्या था आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है, केवल एडिशन हो रहा है, कोई ग्रुप बाहर नहीं जा रहा है, केवल ग्रुप अंदर आ रहा है। बुक में आपको ये डिफरेंस कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको आप ढंग से समझ लें कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां आ रहा है, ध्यान समझे, इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, ऐसा बना, इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, ऐसा बना, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। न्यूक्लियोफाइल ने एडिटी जैसे अटैक किया, बिल्कुल ये लैड जैसा ही तो है, CH3CO CH3 CH3CO CH3, यहां आपका लिविंग ग्रुप है। अंतर कहां से आएगा, अंतर ये आएगा कि इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर ये बॉन्ड आपका, ये इलेक्ट्रॉन आपका दोबारा आना चाहे, क्योंकि आपका कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो काफी स्टेबल होता है, आपने कीटोन में भी पढ़ा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड काफी स्टेबल होता है, तो ये लिविंग ग्रुप अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा आपका RCO न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली यहां क्या होगा, यहां थोड़ा अंतर आ गया, यहां ऐसा हुआ कि आपका जो लिविंग ग्रुप है ना, फाइनली ऐसा हुआ कि इस लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम था, प्रोसेस बिल्कुल सेम था। यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया एजीटी जैसे, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां भी ऐसा हुआ। ठीक है, यहां भी इसने ऐसा हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया और ये इधर आया। ठीक है, लेकिन अब क्या, ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये सिंपल सॉल्यूशन से H+ लेके ऐसा बना था, बहुत ऑब्वियस है, हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे हुए हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंस समझाने के लिए था, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, मैं इस बारे में बात करूंगा आपको, अभी तो आपका ये है सिंपल। तो एल्डिहाइड कीटोन आपका क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते थे, है ना। यानी कि क्या, इसको नोट कर लो, यानी कि सीधी बात थी कि अगर जो है आपने एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन CH3CO CH3 का रिएक्शन आपने समझ लीजिए RMgBr से करवाया, RMgBr से करवाया, यहाँ R नेगेटिव R पॉजिटिव, है ना, तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये इधर गया, है ना, ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, ये कन्वर्ट होगा आपका CH3CO-, है ना, CH3R। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना, ये इलेक्ट्रॉन आपका वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें से कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये सॉल्यूशन से H+ एक्सेप्ट करेगा और ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एडिशन हुआ, कोई मॉलिक्यूल आपका जा नहीं रहा, कोई भी मॉलिक्यूल आपका जा नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ एडिशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। इसको आप नोट जरूर करिएगा अलग से, क्योंकि क्लियरली हमको अच्छे से पता चलेगा ऐसा डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप है, तो हुआ तो पहला स्टेप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ,
है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, यहां से लिविंग ग्रुप भी आपका निकल गया और ऐसा बन गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो इसे हम कहते हैं एसएन कहते हैं, क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। SN2TH क्यों कहते हैं, देखो SN2TH इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां बनता है आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बनता है आपका, ये देखिए आपका क्या टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, यहां पे आपका sp2 एमिडाइज कार्बन था, यहां पे आपका sp3 है, आपका जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की वजह से इसको SN2TH कहते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है, इस वजह से इसको SN2TH कहते हैं। और इसका ज्यादा पॉपुलर नाम है SNAE, है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ये ज्यादा पॉपुलर नाम है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें पहले स्टेप में हो रहा है आपका एडिशन, पहले स्टेप में हो रहा है आपका एडिशन और दूसरे स्टेप में हो रहा है आपका एलिमिनेशन। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, क्या हो रहा है आपका एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एडिशन हो रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है आपका एलिमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। क्या कहते हैं आपका, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। आप इसको एडिट नोट करो, फिर हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये लिविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं क्या नहीं, है ना बॉस। चलो अच्छा, अगर आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करो, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करो तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, पहला स्टेप जो आपका एडिशन वाला स्टेप है ना, एडिशन वाला स्टेप क्या है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसको नोट भी कर लो, जो एडिशन वाला स्टेप है वो नोट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रुको मैं लिखवाता हूं आपको, अगर आप एडिशन वाला स्टेप देखो, इसमें पहला स्टेप जो था, है ना, एडिशन वाला स्टेप क्या है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। एडिशन वाला स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि उसमें आपका sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है, आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। और वैसे भी आपका पहला स्टेप जो है इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत खास रीजन इसकी वजह से नहीं है, आपका एडिशन वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि उसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 से sp3 जा रहा है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पहला स्टेप डिपेंड किस पे कर रहा है, पहला स्टेप डिपेंड कर रहा है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका RCO आपका यहां पे है सपोज लिविंग ग्रुप, यहां पर लिख लेते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ना। न्यूक्लियोफाइल को अटैक यहीं करना है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक यहीं करना है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा अटैक तभी करेगा, तो पहला स्टेप भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जो आपका रेट होता है ना, जो आपका रेट ऑफ SNAE है, रेट ऑफ SNAE है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ SNAE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा प्लस ऑन कार्बन। आपके कार्बन के ऊपर जो डेल्टा प्लस है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ SNAE। रेट की बात हम करेंगे, हम बात पहले करते हैं कंडीशन की, कि किस कंडीशन में होगी आपकी SNAE, तब से हम इतना कह रहे हैं, कंडीशन ऑफ SNAE। ऐसे नहीं होता आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ, है ना। जैसे आपका क्या हो सकता है, आपका देखिएगा थोड़ा, आपका CH3COCl है ना, यहां पर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव देखो RCO, और यहां पे आपका लिविंग ग्रुप, क्या आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान देना कि कंडीशन फॉर SNAE में हमारे पास कि अगर हमने इसका रिएक्शन करवाया, सपोज NH2 माइनस से करवाया, किससे करवाया आपका NH2 माइनस से करवाया, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज देखा है, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है आपका, इसके ऊपर अटैक किया, ये आपके इधर आ जाएगा, कैसा दिखेगा आपका, फाइनली क्या होगा, फाइनली आपका ऐसा आ जाएगा CH3CO माइनस, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे NH2। अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, मैंने आपको वही बताया कि ये आपका Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, यहाँ CH3 होता तो बात नहीं बनती, राइट। ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये आपका लीव करेगा, और ये कैसा हो जाएगा आपका, फाइनली दिखेगा कैसा, CH3CO और आएगा आपका NH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CO NH2 आ जाएगा,
ठीक है, आपको हमेशा करना ऐसे ही है, हमेशा आपको करना है ऐसे डायरेक्टली। तो ये होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर का लिविंग ग्रुप और इधर का लिविंग ग्रुप कंपेयर करते हैं दोनों, ठीक है। ये आसानी से निकलेगा, ये आसानी से निकलेगा, इसको देखते हैं, क्योंकि अगर ये आसानी से निकल रहा होगा, ध्यान दो, तो ये रिएक्शन, अब इसको हम अच्छे से लिख लेंगे, आप इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं ये फाइनली बना क्या। फाइनली ये बना आपका इस तरीके से CH3CO, यहां पे आएगा आपका NH2 और यहां पे आएगा आपका Cl-। सीधी सी बात है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाएगी जब ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाएगी, क्योंकि Cl फिर इसके ऊपर अटैक कर लेगा ना, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से Cl अटैक करेगा और NH2 का लिविंग ग्रुप के फॉर्म में इधर आ जाएगा, राइट। तो दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, अब देख लो, Cl- बेटर लिविंग ग्रुप है या NH2- बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या करना है इसके लिए, पीएच टेक्निक लगानी है, इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, इसको एसिड में कन्वर्ट करना है। बेटर एसिड कौन सा है आपका, HCl है, HCl बेटर एसिड है आपका, एसिड आपका HCl बेटर है, तो लिविंग ग्रुप भी आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप भी आपका Cl- बेटर होगा, यानी कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी यहाँ SNA रिएक्शन फेवरेबल है, राइट। आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, डोंट वरी, अभी हम आगे और देखेंगे, इतना आप नोट करिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हम करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। यहां पे आपका RCO NH2, यहां पे आपका Cl-, यहां बन रहा है आपका RCOCl। सीधी सी बात है, इस NH2 को न्यूक्लियोफाइल में सब्स्टिट्यूट किया, ये आपका लिविंग ग्रुप है, आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, यहां पे सब्स्टिट्यूट हुआ और यहां बना NH2। क्या ये रिएक्शन फेवरेबल है, क्या ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा आपका, अभी हमने देखा था, बेटर लिविंग ग्रुप Cl है। अगर आप लिविंग ग्रुप देखेंगे तो आपका बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, आपका Cl- बेटर लिविंग ग्रुप है NH2- के कंपैरिजन में, तो Cl लीड करेगा, यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड में कम जाएगी, है ना, फॉरवर्ड में आपकी जाएगी नहीं, कम जाएगी, ये रिएक्शन कहां जाएगी, इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट। तो ये रिएक्शन आपका होगा नहीं, ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में कम जाएगा, राइट। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना कि यहां पे मैंने लिया RCOCl, देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। RCOCl का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, H3O+ करा रहे हैं, आपको पता हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका H2O+, यहां पे आया आपका H+, ठीक है, H2OH+, आपको पता आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, आपका OH देता है, क्या देता है, आपका OH देता है। तो फाइनली यहां सब्स्टिट्यूट क्या होगा, यहां पे RCO, Cl की जगह पे आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, Cl की जगह पे आ जाएगा आपका OH और Cl बराबर हो जाएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। यार न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया, ये इधर गया, ये वापस आएगा और Cl निकाल ले जाएगा। मैकेनिज्म के साथ भी कर सकते हो आप, उसको फिर से देख लो आप चाहो तो, है ना। यहां पे क्या हुआ, आपका न्यूक्लियोफाइल आया, है ना, ये इधर आया, ठीक है, और कैसा दिखेगा ये RCO-, यहां पे आएगा Cl और यहां पे आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। फाइनली ये बैकवर्ड आएगा और Cl- को निकाल देगा, और Cl- निकल जाएगा तो कैसा दिखेगा, देखो RCO, यहां पे आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और Cl- निकल जाएगा बाहर, राइट। तो इस तरीके से होगी ये रिएक्शन। तो RCOCl के साथ अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो हाइड्रोलिसिस अगर आप करवा रहे हो तो आपको मालूम है कि H2O कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, H2O फाइनली OH तो देता है, तो यहां पे आपका H2O आएगा, Cl निकलेगा और H2O से फाइनली क्या मिलेगा आपको, OH मिलेगा, राइट। चलो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब ये रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं, आप लिविंग ग्रुप से चेक कर सकते हो। जैसे इसी रिएक्शन में देख लो, इसी रिएक्शन में देख लो आप, RCOCl, है ना, H2O, यहां पे आपका बना RCOOH और यहां पे बना आपका Cl-। अब आप देख लो दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, उसके लिए देखो आप क्या है, सॉरी बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl और OH में
बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है इसको चेक करना अपने को। तो इसको हमने एसिड में कन्वर्ट किया HCl, इसको हमने एसिड में किया H2O। बेटर एसिड आपका डेफिनेटली HCl है, बेटर एसिड HCl है। अगर बेटर एसिड HCl है तो बेटर लिविंग ग्रुप आपका क्या होगा, Cl होगा, यानी ये रिएक्शन डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना। अब यहीं से आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम है। यहां पे आपने एस्टर लिया, क्या लिया आपने, एस्टर लिया। एस्टर आपका इस तरह दिखता है ना, देखो एस्टर इस तरह दिखता है। आपको पता है आपका लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा आपका RCONU बनाएगा यहाँ पे, और लिविंग ग्रुप के फॉर्म में आपका R माइनस बाहर हो जाएगा। सिमिलरली आप एनहाइड्राइड को देखो, एनहाइड्राइड में क्या होगा आपका RCOOR', ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां सब्स्टिट्यूट होगा और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, है ना। यहां पे आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, न्यूक्लियोफाइल आया और क्या बनाएगा आपका RCONU बनाएगा और ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा RCOO'। फॉर एग्जांपल, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, होगा क्या, देखो RCOOR', है ना। यहां से आपने इसका रिएक्शन आपने H2O प्लस H+ से कराया, हाइड्रोलिसिस तो करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस तो करवा रहे हो। आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये आपका ग्रुप बाहर हो जाएगा, R माइनस बाहर हो जाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे एस्टर का करा रहे हो तो एस्टर को आप एडिट लिखो RCO, और आपको वाटर पता है कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, वाटर देगा आपका OH न्यूक्लियोफाइल। क्या देगा आपका, OH न्यूक्लियोफाइल। OH को आपने यहां सब्स्टिट्यूट कराया और R माइनस बाहर निकल गया, R' माइनस, राइट। अब इन दोनों में देख लो, है ना, इन दोनों में देख लो, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर आप वाटर को देखो, यहां पे देखो, आप RO को देखो और OH को देखो, तो RO को सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे क्या आ गया आपका, RO को सब्स्टिट्यूट करके यहां पे आ गया OH आ गया, क्या आ गया आपका, OH आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी इसका एग्जांपल बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिक सी बात इसमें हो क्या रही है, इसमें ओवरऑल यही हो रहा है कि सब जगह RCO 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 के बाद सभी ग्रुप ऐसे हैं, Cl R माइनस ये वाले सारे लिविंग ग्रुप हैं। तो कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आप ला रहे हो तो ये क्या हो जा रहे हैं आपके, निकल जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं आपके, बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे मेथड से हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना ले रहे हैं, देखिए, राइट। तो काफी आसान है ये, है ना। इस पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत। अभी हम इसको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के पार्ट में, क्योंकि मैं आपको मैकेनिज्म अगर आपको पढ़ा दूं ना और मेन डिफरेंस ना बताऊं जो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ और ये सारी चीजें, तो आपको अभी तो बहुत गुडी गुडी लगेगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कहां क्या होगा, राइट। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। तो बेसिक सी बात है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, अब तक की जो समरी है वो ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है वो SNAE रिएक्शन दे सकते हैं, हमेशा देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, आपका SNAE रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका RCOCl RCOOCOR' है, आपका RCOOR' है और आपका RCONH2, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है ना। यहाँ पे आपका एसिड क्लोराइड है, यहाँ पे आपका एनहाइड्राइड है, यहाँ पे आपका एस्टर और यहाँ पे आपका एमाइड है, सारे में आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इनको निकालेगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी कि एक चीज समझ में आ रही है हमें कि एल्डिहाइड और कीटोन में, इस बात को याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में चूंकि लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं है तो वहां एडिशन वाला पार्ट हो पा रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन भी तो बिल्कुल इसी शक्ल के हैं, एल्डिहाइड और कीटोन भी तो बिल्कुल इसी शक्ल के हैं, बस RCO यहाँ पे H आ जाता है, वहां पे आपका RCO और आ जाता है आपका RCO और CH3 आ जाता है कीटोन में, राइट। तो एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन होता है क्योंकि लिविंग ग्रुप है ही नहीं, एडिशन हो जाता है और O के ऊपर आपका H लग जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन उनके डेरिवेटिव्स में आपका होता है SNAE रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, राइट।
अब हम देखेंगे रेट ऑफ SMA। क्या देखेंगे हम? रेट ऑफ SMA या SN2TH। SMA आपको पता है रेट ऑफ SMA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डेल्टा प्लस के। तो अगर आप इन्हें भी कंपेयर करो रेट, आप इन्हें भी कंपेयर करो रेट RCO CL, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, RCO O CO RCO O R डैश एस्टर और एमाइड। आप इन्हीं में रेट कंपेयर करो, SNA का रेट किसमें सबसे ज्यादा होगा? कंपेयर करो, चलो शाबाश जल्दी करो, ठीक है। अब इसमें रेट कंपेयर करो। अगर आप इसमें रेट कंपेयर करोगे तो बहुत ऑब्वियस है, ध्यान समझना। आप बस ये चाहते हो रेट आपका डेल्टा प्लस पे, डेल्टा प्लस जिसके पास जितना ज्यादा उतना ही रेट ज्यादा, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिख रखा है, इसका रीजन है। अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन आपका प्लस एम है और माइनस आई है। क्या आपका प्लस एम है और माइनस आई है? बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। क्लोरीन आपका प्लस एम है और माइनस आई है, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, राइट, ठीक है। क्लोरीन आपका प्लस एम है और माइनस आई है, प्लस एम और माइनस आई, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है? माइनस आई होता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इधर से विथड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, और यहाँ डेल्टा प्लस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। डेल्टा प्लस को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसको आप नोट करिएगा। ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? प्लस एम है ना। ये भी आपका प्लस एम है और ये भी आपका प्लस एम। प्लस एम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना। सारे आपके प्लस एम ग्रुप है, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, राइट। तो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना। सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पाएगा? हमको चाहिए कि यहाँ डेल्टा प्लस ज्यादा रहे। क्या रहे? डेल्टा प्लस ज्यादा। तो डेल्टा प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, तो हमारे पास तो एक Cl वाला ग्रुप था, जो Cl वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, डेल्टा प्लस को बढ़ा रहा है ना। और डेल्टा प्लस बढ़ रहा है तो रेट तो मैक्सिमम इसमें ही होगी, बाकी सबकी रेट कम होगी, क्योंकि बाकी सब में प्लस है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और डेल्टा प्लस क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। डेल्टा प्लस क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और जब डेल्टा प्लस तीनों में घट रहा है तो हमको ये देखना है कि किसमें कम घट रहा है, किसमें ज्यादा घट रहा है ना। और कोई होता है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा डोनर कौन सा होगा? क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका नाइट्रोजन, तो आपका ये क्या है? बेटर डोनर है। क्या आपका बेटर डोनर है? सबसे अच्छा डोनेट कर रहा है, बेटर डोनर, सबसे अच्छा डोनेट यही कर रहा है। और जितना अच्छा डोनेट कर रहा है उतना ही मुश्किल है ना यार, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा डेल्टा प्लस उतना ही कम होगा। यहाँ डेल्टा प्लस और कम हो जा रहा है, डेल्टा प्लस कम हो गया, ठीक है। तो सबसे लीस्ट इसी का होगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ और ये हमारा फोर्थ हुआ, सबसे कम इसी में हुआ, क्योंकि यहाँ डोनर नाइट्रोजन है, बाकी दोनों में ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के इस कार्बन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच खींच के इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, डेल्टा प्लस बढ़ा रहा है। अनडाउटेडली रेट मैक्सिमम ऐसा नहीं कि यहां होगी, ठीक है, ठीक है। और जो है दूसरी चीज ये कि यहाँ पे बाकी तीनों आपके प्लस में, तो डेल्टा प्लस घटा रहे हैं तो आपका रेट घटेगा तीनों में। लेकिन अब तीनों में हमको कंपैरिजन तो करना है, तीनों में अपने को कंपैरिजन करना है, तो हमको डेल्टा प्लस देखना है कि भाई तीनों घटा रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन घटाएगा? सबसे ज्यादा घटाएगा नाइट्रोजन वाला, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बेटर डोनर है, ज्यादा अच्छा डोनर है, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ज्यादा अच्छा डोनर है, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल्टा प्लस ज्यादा घटेगा, है ना। और बहुत ज्यादा घट गया तो रेट इसमें मिनिमम होगी। बचा ये दोनों, इन दोनों का आप बताओ, चलो शाबाश, गलती नहीं करना, थप्पड़ खा जाओगे। दोनों ऑक्सीजन डोनर है ना, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो दो दो तरफ बिजी है, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में रहेगा और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में रहेगा, इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में है ना। यार आपको समझाया था वाला एग्जांपल, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला, गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल समझाया था, ठीक है, शुरुआत में जीओसी में। ये इधर भी टाइम दे रहा है और इधर भी टाइम दे रहा है ना। इसका रेजोनेंस इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इसका सिर्फ इधर जा रहा है। तो ज्यादा अच्छा डोनेट कौन कर पा रहा है? ये कर पा रहा है, क्योंकि इसका लोन पेयर इधर भी बिजी, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो कम डोनेट कर पा रहा है, कम डोनेट कर पा रहा है, अच्छा है ना। इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा तो यहाँ का डेल्टा प्लस अच्छा खासा बढ़ा रहेगा। ये अच्छा डोनेट कर रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव को और घटा रहा है, सबसे ज्यादा घटा यहाँ पे
उसके बाद घटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो बेटर रेट इन दोनों में इसको जाएगी तो आएगा आपका सेकंड, आएगा आपका थर्ड। और इसको आप याद रखेंगे, बहुत एग्जांपल है, बहुत अच्छा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका एसिड क्लोराइड, एनाइड्राइड है ना, एस्टर और एमाइड में सबसे अच्छा होता है आपका एसिड क्लोराइड में, एसिड क्लोराइड में, फिर होता है आपका एनाइड्राइड में, फिर होता है आपका एनाइड्राइड में, फिर आपका होता है एस्टर में, फिर आपका होता है एमाइड में। अब देखो, जब आप एडिशन एलिमिनेशन करते हो तो पहला स्टेप आपका एडिशन होता है ना, एडिशन होता है, और एडिशन डिपेंड करता है कितना डेल्टा प्लस है। यार पहला स्टेप आपका एडिशन होता है, जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो डेल्टा प्लस यहां कितना ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड करता है, एडिशन डिपेंड करता है डेल्टा प्लस के ऊपर, और एलिमिनेशन डिपेंड करता है कंपाउंड का जाना कि कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका एडिशन है, क्या आपका एडिशन है। इसीलिए SNAE की रेट हमेशा डेल्टा प्लस से चेक करते हैं, हमेशा डेल्टा प्लस से चेक करते हैं, लिविंग ग्रुप से कभी चेक नहीं करते कि लिविंग ग्रुप कौन सा बेटर है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो माशाअल्लाह है ना, लिविंग ग्रुप अच्छा है तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और किस्मत की बात ये है ना, लकीली ऐसा है कि अगर आप लिविंग ग्रुप कंपेयर करो तो बिल्कुल सेम ऑर्डर आएगा, है ना, ऐसा लकीली है, हम उस बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन लिविंग ग्रुप भी अगर आप देखो कि इन चारों में बेटर लिविंग ग्रुप है तो पीएच टेक्निक लगाओ। अगर आप Cl माइनस को देखो, अगर आप R3OO माइनस को देखो, अगर आप RO माइनस को देखो, और अगर आप NH2 माइनस को देखो तो पीएच टेक्निक लगाओ। इसको आप एसिड में चेंज करो HCl, इसको आप चेंज करो RCOOH, इसको आप चेंज करो ROH, और इसको चेंज करो आप NH3। सबसे अच्छा एसिड HCl, उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर आपका NH3। इतनी तो जीओसी आपको मालूम है यार, ठीक है। तो लकीली ऐसा हो रहा है कि लिविंग ग्रुप भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, इस ऑर्डर को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमको देखना है डेल्टा प्लस से। कई लोग आसान, मैं अगर इसको लिविंग ग्रुप से समझाया होता, अगर इसको मैं लिविंग ग्रुप से समझाया होता तो ये मेरे लिए चुटकी का खेल होता, है ना, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत होता। लिविंग ग्रुप मेन फैक्टर नहीं होता, होता है अफेक्ट करता है, लेकिन मेन फैक्टर क्या होता है, डेल्टा प्लस होता है। तो डेल्टा प्लस से ही चेक करेंगे, याद रखें। ये तो किस्मत की बात है कि ये सेट हो रहा है लिविंग ग्रुप पे, बिल्कुल सेम लिविंग ग्रुप है ना, ये किस्मत की बात है हमारे, ठीक है, बिल्कुल सेम लिविंग ग्रुप, राइट। तो लिविंग ग्रुप हमारा डेल्टा प्लस को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, तो लिविंग ग्रुप से लेकर समझाना सही नहीं है, वो एडिशनल पॉइंट है कि लिविंग ग्रुप इसमें क्या कर रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है, नोट करिए आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेट ऑफ क्वेश्चन देखो, कंपेयर रेट ऑफ SNAE इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपेयर रेट ऑफ SNAE इन द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए, इसमें आप रेट ऑफ SNAE कंपेयर करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ऑब्वियस है कि ये दोनों नेचर में बिल्कुल सेम कंपाउंड है। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन है, डोनर डोनर ऑक्सीजन है, लेकिन क्योंकि यहाँ जो है, जो लोन पेयर वो दोनों तरफ इन्वॉल्व है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो अच्छा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा उतना डेल्टा प्लस यहाँ बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन ये वाला तो केवल इसी पे फोकस करेगा, ये वाला दोनों तरफ फोकस करेगा, तो डेल्टा प्लस यहाँ ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा, तो SNAE की रेट इसमें ज्यादा हो जाएगी। इसमें बहुत आसान है, आपका एनाइड्राइड है और ये आपका क्या है, एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड का ज्यादा होता है, मैंने अभी बताया था। यहाँ दोनों पे एसिड क्लोराइड है, लेकिन देखो यहां से तो मैटर सेम है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या मैटर है, यहाँ CH3, यहाँ बेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डेल्टा प्लस घटाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला मैटर, राइट, SNAE का ऑर्डर हो जाएगा। कई बार डायरेक्ट SNAE का ऑर्डर ना पूछ करके, क्योंकि एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी क्या है, SNAE का एग्जांपल है ना, तो कई बार ऐसे ना पूछ करके पूछता है
कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन लिखिए कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द फॉलोइंग एस्टर्स, कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द फॉलोइंग एस्टर्स, कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द फॉलोइंग एस्टर्स। कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द फॉलोइंग एस्टर्स। नीचे दिए गए एस्टर्स में आपको रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कंपेयर करनी है, राइट। ध्यान देंगे, इसमें बताइए पहला और दूसरा हमारा ये है। सीधी सी बात है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं देखना आपको, हाँ आपको देखना है इस कार्बन पे कितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिसमें जितना ज्यादा उतना ही अच्छा हो। तो बाकी सारा कुछ सेम है, केवल ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, है ना। पहला पोजीशन पे ये वाला ग्रुप ये क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये डेल्टा प्लस घटाएगा, हाँ डेल्टा प्लस घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ऐसा नहीं के लिए घातक है ना, घातक है, अच्छा नहीं है। ये आपका क्या इलेक्ट्रॉन खेचू है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। ये डेल्टा प्लस बढ़ाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन का तरसा तड़पा देगा, है ना। तो सबसे अच्छा होगा आपका इसमें। फिर होगा आपका अगर कुछ नहीं है तो अच्छा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। ध्यान दो, NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है वहां से, डेल्टा प्लस बढ़ा रहा है, तो सबसे अच्छा रेट इसका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, बेटर है ना, क्योंकि ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है तो अच्छा नहीं है, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो आप ऐसा ना लिखें, आप इसको ABC अगर लिखना चाहें तो ABC लिखें, ABC। सबसे ज्यादा रेट हो जाएगा A का, नहीं सॉरी B का, फिर हो जाएगा आपका A का, फिर हो जाएगा आपका C का। अगर आप इसमें देखो तो आपका फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, AB इलेक्ट्रॉन खींचता है, AB आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है, सारे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अच्छा कौन विथड्रॉ करता है, फ्लोरीन करता है, -I सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा विथड्रॉ करेगा, डेल्टा प्लस उतना ही ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ का डेल्टा प्लस क्या करेगा, बढ़ा देगा जितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से एक चीज और कह सकते हैं, आपका रेट ऑफ जो हाइड्रोलिसिस है, रेट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, अलग से आपको रूल पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख सकते हो, लिखना चाहो तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, -I -H -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, +I +H और +M। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, -I -H और -M की। अगर -I ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेगा, आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ाएगा, -H आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ाएगा, -M भी आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ाएगा। लेकिन +I +H और +M क्या करेंगे, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस घटाएंगे। तो आप चाहें तो इसको अलग से नोट कर लें, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ऑलरेडी 1 घंटा बीत गया, लेकिन एक दो एग्जांपल हम और करेंगे। हेडिंग डालें SN2TH या SNA रिएक्शन ऑफ GR, SNA रिएक्शन ऑफ GR यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, SNA रिएक्शन ऑफ GR यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, SNA रिएक्शन ऑफ GR यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। SNA रिएक्शन ऑफ GR यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए एक काम करते हैं, इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब SNA रिएक्शन आप GR का करोगे ना, बहुत मजा आता है इलेक्ट्रॉन फ्लो वगैरह दिखाने में, अच्छे से। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो वगैरह दिखाएंगे ना, आपको अल्टीमेट मजा आएगा। मतलब बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना।
ऑल्दो हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। 4th लेक्चर में हम करेंगे आपका ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ SN8 रिएक्शन, अलादीन के चिराग के साथ। इतना मजा आएगा इसमें, हम सारा SN2 NaR सब कुछ एक बार फिर से कंबाइनली देख लेंगे, पिछला वाला सारा इस टॉपिक में एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, है ना। वैसे तो मैं चाह रहा था, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो अभी मैंने पढ़ा है, आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब स्टूडेंट को लगता है ये फिर से कहां से आ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। एसिड डेरिवेटिव के ऊपर वैसे भी एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है ना। तो आप लोग जो लोग मतलब आप ज्यादा कुछ ऐसे पाओगे नहीं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार, थोड़ा सा वाला पोर्शन बोरिंग होता है। तो मैं चाह रहा था कि इंटरेस्टिंग पोर्शन ग्रिग्नार्ड रीजन वाला करा दूं, बट अभी टाइम नहीं बचा। बट गेट रेडी फॉर मतलब नेक्स्ट क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे SN2 SNA रिएक्शन फॉर GR। बहुत आसान है, अल्टीमेट इजी और खूब मजा आता है इसमें। हम उसमें SN2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से रिपीट कर लेंगे, सब कुछ एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और अल्टीमेट मजा आता है उसमें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसको आप ढंग से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।